नमस्कार आप सभी का। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BMS लेक्चर में, जहां आज हम पहली बार देखेंगे मॉडर्न्स के टॉपिक। तो आज जो मॉडर्न के टॉपिक है, जैसे आज हम पहले पढ़ने या देखने जा रहे हैं, वो है बेसिक पैथोलॉजी, जिसमें आज जो हमारा पहला टॉपिक है, जिस टॉपिक पर आज हम बात करें वो है सेल एडेप्टेशन एंड इंजरी, सेल इंजरी। तो इसमें जो समझाया गया है बेसिकली वो ये है कि कैसे सेल अपने आप को किसी स्टिमुली, यानी जो एनवायरनमेंट से आने वाला कोई भी रिस्पॉन्स है उस पर किस तरीके से रिएक्ट करता है, उसे कहते हैं एडेप्टेशन। यानी वो किस हद तक अपने आप को उस एनवायरनमेंट को समझ कर बदल सकता है और उसके हिसाब से अडेप्ट हो सकता है, उसको कहते हैं एडेप्टेशन। और फिर हम समझेंगे इसके बाद सेल इंजरी की क्या होती है, सेल इंजरी और कैसे होती है ये सेल इंजरी। तो इसमें से स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले पैथोलॉजी की डेफिनेशन। व्हाट इज़ पैथोलॉजी? इट इज़ द स्टडी ऑफ सफरिंग। यानी एक पैथोज, देखो जैसा अपन पैथोलॉजी को जब डिवाइड करेंगे तो दो शब्दों से जुड़कर बना हुआ, एक पैथो दूसरा लॉजी। तो लॉजी मतलब स्टडी है और जो पैथो मतलब उसका मतलब सफरिंग, यानी जो दिक्कत हमें हो रही है। ठीक है, अब ये देखो जैसे इसमें डेफिनेशन आप देखो, इट इज़ अ ब्रिज बिटवीन क्लिनिकल प्रैक्टिस एंड बेसिक साइंस। ठीक है, तो इसमें बताया कि जो बेसिक या मूलभूत जो विज्ञान है और जो हम क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं उसके बीच की जो ब्रिज है उसको कहते हैं पैथोलॉजी। ठीक है, इट इन्वॉल्व द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द causes of disease as well as underlying mechanism, यानी पैथोजेनेसिस that result in the presenting signs and symptoms of patients। तो इसमें बताया, देखो इसमें जैसे इसमें अंग्रेजी बहुत दी है, लेकिन तुम्हें जो मेन बात है वो ये है कि इसमें बताया है कि इसमें हम स्टडी करते हैं, क्या क्या स्टडी करते हैं। एक तो कॉज ऑफ डिसीज़, यानी हमें किस कारण से हमें वो बीमारी हो रही है, और दूसरा कि जो ये बीमारी हो रही है उसका मैकेनिज़्म क्या है, किस तरीके से वो हमारी बॉडी को अफेक्ट कर रही है या किस तरीके से वो हमारी बॉडी में अपना प्रभाव दिखा रही है, उसको कहते हैं इसका पैथोजेनेसिस। तो इन दोनों को मिलाकर फिर इन दोनों को मिलाकर जो साइन और सिम्टम्स पेशेंट में दिखाई देते हैं, ये सब की जो कंबाइन स्टडी होती है वो पैथोलॉजी में आती है। ठीक है, तो जो पैथोलॉजी है वो दो प्रकार की बताई गई है, मतलब अभी जो पैथोलॉजी, तो वो दो तरीके, एक जनरल पैथोलॉजी, दूसरी सिस्टमिक पैथोलॉजी। यानी देखो जैसे ऐसा कोई एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर हुआ जो पूरे शरीर को ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसे कहते हैं जनरल पैथोलॉजी। ठीक है, या फिर दूसरा हो गया सिस्टमिक पैथोलॉजी। या देखो जैसे ये है कि कोई ऐसा पैथोजन जो स्पेशली एक ऑर्गन विशेष पर ही अपना अटैक कर रहा हो, या फिर जिसकी वजह से एक ऑर्गन विशेष ही प्रॉब्लम में आ रहा हो, उसे कहते हैं सिस्टमिक पैथोलॉजी। आगे हम देखते हैं सेल एडेप्टेशन एंड सेल इंजरी। तो सबसे पहले सेल एडेप्टेशन। तो जैसे कि एडेप्टेशन शब्द अपने आप में खुद ही मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि एडेप्टेशन का मतलब कि हम किसी चीज़ के लिए एडेप्ट करते हैं। ठीक है, तो cells are active participant in their environment, constantly adjusting their structure and function to accommodate according to changing demand। ठीक है, इसका मतलब देखो, इसका मतलब ये बताया कि जो हमारे सेल्स हैं, देखो जैसे सबको ये पता है कि हमारी जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है वो सेल ही है। तो सेल ही एक ऐसी चीज़ है जो एनवायरनमेंट के फ्रिक्वेंट कांटेक्ट में है, जिसकी वजह से जो भी चेंजेस बाहर के एनवायरनमेंट बाहर है, जैसे कि बाहर अगर ठंड पड़ती है हमारी बॉडी शिवर करने लगती है, सेल्स ही समझते हैं और सेल्स ही इन्फॉर्मेशन आगे तक पहुंचाते हैं, तो हमारी बॉडी शिवर करने लगती है। दूसरा जैसे कि अब मान के चलो हमें गर्मी लग रही है, हमारी स्वेटिंग चालू हो जाती है, तो सेल्स, देखो मैं मानता हूँ कि हाइपोथैलेमस और ये सब की बातें आ जाती हैं इनमें, लेकिन जो बेसिकली हम देखते हैं वो तो सेल ही है ना। फिर आगे देखते हैं दे मेंटेन नॉर्मल होमोस्टेसिस। तो आप सभी को पता है कि ये होमोस्टेसिस को मेंटेन करने में, जो एडेप्टेशन होमोस्टेसिस को मेंटेन करने में बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे हमने कई सारे सिस्टम, जैसे हमने जब 12th तक में पढ़ा हुआ तो हमने रास सिस्टम पढ़ा था। ठीक है, ऐसे ही और भी सिस्टम्स होते हैं जो होमोस्टेसिस को मेंटेन करके रखते हैं। एज सेल एनकाउंटर फिजियोलॉजिक स्ट्रेस और पैथोजेनिक स्टिमुले, दे कैन अंडरगो एडेप्टेशन and achieving a new steady state and preserving viability and function. The principal adaptive responses are hypertrophy, hyperplasia, atrophy और मेटाप्लेसिया। देखो इसमें आगे बताया कि जैसे पहले ये होमोस्टेसिस मेंटेन तो करते हैं, अब इसके साथ ऐसा है, देखो जैसे कि
हम बाहर से, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया वही इसमें बताएगा और कुछ भी नहीं। कि जो ठंड लगती है बॉडी शिवर करने लगती है, एक ये तो ये वाली बात हो गई। यहाँ पर थोड़ी बहुत चोट लगती है, तो जैसे कि चोट लगी तो हमारे सेल्स उसको धीरे धीरे करके उस जो डैमेज हुआ उसको हील करने लगते हैं। और कभी कभी आपने देखा होगा एक फ्लैट सी सपाट सी स्किन क्रिएट हो जाती है उस जगह पे, जिस पर कभी बाल वगैरह नहीं उगते हैं। तो ये इस तरीके से अडेप्ट कर जाते हैं खुद को अपनी वाइबिलिटी को बचाने के लिए। ठीक है, अब इसमें आगे जो एक्सप्लेन किया गया वो बता। अब ये जो एडेप्टिव रिस्पॉन्सेज हैं वो किस तरीके के होते हैं, इसमें 4 तरीके के एडेप्टिव रिस्पॉन्स होता है: हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, एट्रोफी, मेटाप्लेजिया। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। ठीक है, आगे इसमें बताया गया है कि देखो, इफ द एडेप्टिव कैपेबिलिटी इज एक्सीडेड और इफ एक्सटर्नल स्ट्रेस इज हार्मफुल, सो सेल इंजरी डेवलप्स। देखो ऐसा है कि मान के चलो हम कोई भी चीज़, जैसे खुद की हम अपनी बॉडी का एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर मान के चलो कोई व्यक्ति 5 किलो का वजन उठाने में ही सक्षम हो, लेकिन हम उसको ज़बरदस्ती 10 किलो का वजन डलवा दें, तो जाहिर सी बात है उसको चोट लगेगी। सेम उसी तरीके से कि जैसे हमारे सेल जितनी क्षमता तक चीज़ें झेल सकता है, अगर उतने तक चीज़ें हो रही हैं वो झेल लेगा, ठीक है, वो अडेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर उससे चीज़ें एक्सीड कर जाती है, उससे ज़्यादा हो जाती है चीज़ें, तो सेल इंजरी डेवलप होने लगती है। देखो, और इसमें आगे बताया विद इन सर्टेन लिमिट्स इंजरी इज रिवर्सिबल, यानी कुछ हद तक की जो इंजरी है वो रिवर्सिबल भी है। अगर इंजरी कॉज भी होगी तो कुछ हद तक तो रिवर्सिबल भी है। लेकिन अगर है ना ऐसे किसी लेकिन अगर ये परसिस्टेंस रहती है, ये जो इंजरी जो हमें कॉज हो रही है, या 2 तरीके की इंजरी होती है, या तो एक ही बार बड़ी इंजरी लग गई, या फिर कुछ इंजरीज ऐसी होती है कि धीरे धीरे करके वो मतलब बढ़ती रहती है, हम उन पर इतना ध्यान नहीं देते, तो धीरे धीरे करके बढ़ती रहती है वो इंजरी। फिर एक समय बाद ऐसी हो जाती है कि उसका फिर वो रिवर्सिबल रह ही नहीं पाती, यानी इरिवर्सिबल हो जाती है। एंड और फिर ये जो बाद में है कि ये इन इंजरीज के कारण हो सकता है फिर कुछ सेल्स की डेथ भी हो जाए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। Cell death is one of the most crucial event in the evolution of disease in any organ. It results from diverse causes include ischemia, infection, toxin and immune response. देखो ऐसा है, जैसे मान के चलो अब हमारी बॉडी में ये जो क्या कहते हैं एंटीजन आ गए। ठीक है, एंटीजन आ गए तो अब हमें, अभी तो हमें नहीं पता, लेकिन हमारी बॉडी अपना एक्शन करना चालू कर देगी। क्या होगा, अब उन एंटीजेंस के कारण मान लो चलो हमारे उनने कुछ सेल्स को अफेक्ट कर दिया, वो सेल्स तो गए मर। अब ये बात अपने इम्यून सिस्टम को पता चली, तो अब इम्यून सिस्टम अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स करना चालू करे। हो सकता है अब इन्हीं रिस्पॉन्स करते वक्त ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बॉडी ऐसा भी काम कर दे जिससे हमी को दिक्कत होने लग जाए। जैसे हो सकता है उस जगह का ब्लड फ्लो कम कर दे, या कुछ हो इन्फेक्शन हो, या टॉक्सिन्स रिलीज कर दे उस समय उन एंटीजन को मारने के लिए, वो हमारे लिए भी दिक्कत दे सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं सेल एडेप्टेशन यानी कोशिका अनुकूलन। तो इसमें आगे देखेंगे क्या है कि एडेप्टेशन आर रिवर्सिबल चेंजेस इन द नंबर, साइज, फिनोटाइप, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और फंक्शन ऑफ सेल्स इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन देयर एनवायरनमेंट। यानी देखो इसमें बताया गया कि जो हमने बोला ना कि सेल अडेप्ट करते हैं, ठीक है भाई अडेप्ट करते हैं, ये भी बता दिया कि 4 तरीके का एडेप्टेशन है, ठीक है भाई वो भी ठीक है। अब लेकिन इसमें देखो एक और चीज़ बताइए कि जैसे जो चेंज इन एनवायरनमेंट है, तो उसमें सेल्स किस किस स्टेजेस पर चेंजेस कर दें। तो हो सकता है वो अपने नंबर में चेंज कर ले, हो सकता है वो अपने साइज में चेंज कर ले, हो सकता है वो अपने फिनोटाइप में चेंज कर ले, हो सकता है, और या फिर हो सकता है वो अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में चेंज कर ले। ठीक है, तो जैसे कि अब इसमें देखते हैं जो आगे फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन यूजुअली रिप्रेजेंट रिस्पॉन्स ऑफ सेल्स टू नॉर्मल स्टिमुलेशन बाय हार्मोन और इंडिजिनस केमिकल मीडिएटर। ठीक है, तो जो फिजियोलॉजिक यानी कि जो एनवायरनमेंट में जैसे बाहर ठंडी सर्दी गर्मी ये सब हो रही है ना, ये जो चेंजेस आएंगे उसमें क्या होगा, जो बॉडी का जो सेल्स है ना वो नॉर्मल स्टिमुलेशन लेकर और फिर वो हार्मोन या इंडिजिनस केमिकल मीडिएटर रिलीज करवा कर हमारी बॉडी को होमोस्टेसिस में दोबारा लाने की कोशिश करें। यानी इसमें जो नॉर्मली देखा जाए जैसे प्रेगनेंसी हो गई, ये सब ये छोटे मोटे एग्जाम। लेकिन अगर कहीं ऐसा होता है कि पैथोलॉजी की वजह से सेल को अडॉप्ट करना पड़ रहा है, या पैथोलॉजी की वजह से सेल को अपने आप में कुछ चेंजेस लाना पड़ रहा है, तो वो अलग 4 तरीके के होते हैं। तो वो होता है हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, एट्रोफी, मेटाप्लेजिया। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी इज एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल, ठीक है, रिजल्टिंग इन द इंक्रीज इन द साइज ऑफ ऑर्गन। तो इसमें आप एक बात समझिए, 2 चीज़ें। जो ट्रॉफी का मतलब होता है, यहाँ ट्रॉफी साइज को रिजेंबल करती है,
ठीक है। तो हाइपरट्रॉफी यानी बढ़ा हुआ साइज, तो इंक्रीज इन साइज की वजह से ऑर्गन भी बड़ा दिखाई देने लगता है। फिर दूसरा हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया इज एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ पैरेनकाइमल सेल रिजल्ट इन एनलार्जमेंट ऑफ द ऑर्गन। देखो ऐसा है कि हम या तो सेल्स का नंबर बढ़ जाए या सेल्स का साइज बढ़ जाए, दोनों ही केस में बढ़ेगा तो ऑर्गन ही ना, तो इसमें संख्या की वृद्धि हो रही है हाइपरप्लेजिया में। ठीक है। अब जैसे कि उसमें एग्जांपल दिया है कि एनलार्जमेंट ऑफ द यूटेरस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर एज अ consequences of estrogen stimulated smooth muscle hypertrophy and smooth muscle hyperplasia। अब देखो इसमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो यूटेरस का साइज है वो बढ़ता है। अब देखो जो इसमें बताया कि इसमें जो स्मूथ मसल है, स्मूथ मसल्स में हाइपरट्रॉफी भी होती है और स्मूथ मसल्स में हाइपरप्लेसिया भी होता है। ठीक है। तो यहाँ दोनों का एग्जाम्पल बता दिया यूटेरस के एनलार्जमेंट। तीसरा है एट्रॉफी। एट्रॉफी इज द श्रिंकेज ऑफ द साइज ऑफ द सेल बाय द लॉस ऑफ सेल सब्सटेंस इज नोन एज एट्रॉफी। यानी देखो कोई दिक्कत आई, कोई प्रॉब्लम आई तो सेल ने क्या किया, अपनी समझदारी से अपने जो अंदर का साइटोप्लाज्म कुछ सेल ऑर्गेनेलीज थे जिनके बिना अगर वो काम कर सकता है उनको निकाल देता है। इससे क्या होता है, सेल साइज छोटा हो जाता है। ठीक है। सेल साइज भी छोटा हो जाता है, सेल श्रिंक कर जाते हैं, इससे ऑर्गन भी श्रिंक कर जाता है, ऑर्गन भी छोटा दिखाई देना। और इसके कारण क्या, अब लेकिन इसको है ना, इससे बिल्कुल भी मत आखना कि सेल या ऑर्गन मर गया, ऐसा कुछ भी नहीं, बस उनका फंक्शन कम हो जाता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं मेटाप्लेजिया। Metaplasia is a reversible change in which one adult cell type is replaced by another adult cell type। ठीक है। यानी देखो जैसे कि मान के चलो वहाँ स्क्वेमस एपिथेलियम थे। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान के चलो वहाँ स्क्वेमस एपिथेलियम थे, लेकिन किसी कारण से वहाँ कोई दिक्कत हुई तो वो जो स्क्वेमस एपिथेलियम था वो हट के कॉलमनार एपिथेलियम बन गए या कॉलमनार सेल बन गए। ठीक है। इसको बोलते हैं मेटाप्लेजिया। ठीक। ये मेटाप्लेजिया के बताया गया एपिथेलियम मेटाप्लेजिया और मेसेनकाइमल मेटाप्लेजिया। ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये देखने पर के लिए ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। ठीक है। अब हम आगे यहाँ से हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है सेल इंजरी। तो यहाँ हम पढ़ेंगे कोशिका क्षति के बारे में। तो देखो आगे देखते हैं। व्हेन सेल्स आर एक्सपोज टू सीवियरली डैमेजिंग एजेंट दैट नो लॉन्गर टू अडॉप्ट द सेल में गेट इंजर्ड। द सेल इंजरी आर ऑफ टू टाइप्स। अब देखो ये टू टाइप्स वाली बात को तो अपन थोड़ी देर से देखते हैं, लेकिन जो पहली बात बताई है वो ये कि जब हमारे सेल्स किसी ऐसी चीज़ के लिए या फिर ऐसी चीज़ को एक्सपोज हो गए हो जिनकी वजह से उसे बहुत दिक्कत हो रही हो, और ये चीज़ जो दिक्कत है वो काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है, उसी यही चीज़ आगे चल कर इंजरी कॉज करती है, जैसा कि अभी अपन ने पहले देखा था। अब हम इसके टू टाइप्स के बारे में भी बात करेंगे। तो देखो इसके टू टाइप्स है, क्या कहते हैं, एक तो रिवर्सिबल इंजरी और दूसरा इरिवर्सिबल इंजरी। तो जैसे अब हम इसके बाद बात करेंगे कॉजेज ऑफ सेल इंजरी। तो जो सेल इंजरी के कॉजेज है वो 4 कॉजेज है, मेन 4 कॉजेज ही हैं सेल इंजरी के। सबसे पहला ऑक्सीजन डिप्रिवेशन यानी ऑक्सीजन की कमी। ठीक है। या ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, इसकी वजह से भी सेल इंजरी होती है। दूसरा जेनेटेड, जिसमें ना किसी की कोई गलती नहीं है भाई, ठीक है, वो जीन्स में चला आ रहा है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में आ रहा है तो वो हो गई। तीसरा न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, यानी किसी भी तरीके के न्यूट्रिशनल, चाहे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट हो चाहे वो मैक्रो न्यूट्रिएंट हो, उनमें किसी भी प्रकार की कमी आ रही है तो वो भी दिक्कत करते हैं। और लास्ट है फिजिकल एजेंट, जैसे ट्रॉमा हो गया, एक्सट्रीम टेम्परेचर हो गया, रेडिएशन हो गई, इलेक्ट्रिक शॉक्स वगैरह, ये सब होते हैं, ये फिजिकल एजेंट्स होते हैं। ठीक है। आगे है मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी। तो इसमें बताया कि सेल इंजरी का मैकेनिज्म क्या है। अब इसमें हम देखते हैं, सबसे पहला एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं हेपोक्सिया यानी ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। ठीक है। इससे क्या हो, सेल एडेप्ट कर रहेगा, यानी सेल एडेप्टेशन होगी। इससे क्या हो, वो रिवर्सिबल सेल इंजरी होगी तो सेल दोबारा नॉर्मल कंडीशन में पहुंच जाए। लेकिन अगर वो रिवर्सिबल इंजरी नहीं होती और सेल ये इरिवर्सिबल सेल इंजरी होती तो लास्ट में जाकर होगा सेल डेथ। ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज़ बताई गई है कि जो several general principles are relevant to most form of the cell injury. The cellular response to
इंजरी स्टिमुली डिपेंड ऑन सम फैक्टर। अब जैसा हम कह रहे हैं ना कि लगातार बार बार सेल पर आघात होता रहे, बार बार सेल पर आघात, तो देखो वो जो बार बार है उसकी भी कुछ कंडीशंस है, जैसे कि इंजरी कैसी है, उसकी ड्यूरेशन कैसी है, और वो कितनी सीवियर है। इन सब से भी मतलब इंजरी होने, जैसे जो प्रोलॉन्ग इंजरी है वो इन सब से भी डिपेंड करती है कि वो कितने लंबे समय तक के लिए मतलब ऐसा बार बार वो आघात होता रहा, जिस वजह से फिर वो एक इरिवर्सिबल इंजरी में चेंज हो गई, या फिर ड्यूरेशन, सॉरी सीवियरिटी। मान के चलो ऐसा ही हुआ कि वो हाथ ही कट गया, तो वो इतना ज़्यादा सीवियर है कि वो दोबारा तो नहीं आ सकता है, ठीक है। या फिर टाइप ऑफ इंजरी, कोई एक्सीडेंट हो गया, इंजरी ऐसी है कि उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये इरिवर्सिबल इंजरी है, ठीक है। अब देखो इसमें बताया कि अब इसमें आगे एग्जांपल के तौर पे क्या है, अ लो डोज ऑफ टॉक्सिन्स और अ ब्रीफ ड्यूरेशन ऑफ इस्कीमिया में लीड टू रिवर्सिबल सेल इंजरी, ठीक है। यानी थोड़ा बहुत टॉक्सिन हो या फिर थोड़े समय के लिए इस्कीमिया हो, ठीक है। वह लार्जर टॉक्सिन डोज और लॉन्गर इस्कीमिया इंटरवल में रिजल्ट इन इरिवर्सिबल सेल इंजरी और सेल डेथ, ठीक है। आप समझ ही गए होंगे इसको, तो ईजी था। आगे देखते हैं, आगे है इसमें सेल इंजरी रिजल्ट्स फ्रॉम फंक्शनल एंड बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटी इन वन और मोर ऑफ सेवरल एसेंशियल सेलुलर कंपोनेंट। इसमें बताया देखो, इसमें जो साफ साफ बात कही है वो ये है कि सेल इंजरी के कारण हो सकता है, या तो देखो सेल अपने पूरे के पूरे फंक्शन में ही कमी ला दे, यानी मतलब सेल अब जब डिस्ट्रॉय होगा तो उसके फंक्शन में भी दिक्कत होगी, तो या तो वो हो सकता है, या फिर दूसरा हो सकता है कि कुछ चीज़ें अब उसकी डिस्ट्रॉय हो गई, इसलिए अब उसकी बायोकेमिकल जो प्रॉपर्टीज़ थी वो ढंग से अब परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो देखते हैं कि वो क्या क्या हैं जो उसके कंपोनेंट्स हैं जिनमें दिक्कतें क्रिएट हो सकती है। या तो माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, सेल मेम्ब्रेन हो सकता है, या फिर प्रोटीन सिंथेसिस हो सकता है। अब देखो जैसे प्रोटीन सिंथेसिस कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे शरीर में जो भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है वो प्रोटीन्स के फॉर्म में ही होती है। चौथा है द साइटोस्केलेटन, यानी अगर साइटोस्केलेटन ही खराब हो गया तो सेल वैसे भी नहीं बचेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। या फिर जेनेटिक अपरेटस ऑफ द सेल, यानी जीन डीएनए ये सब में भी दिक्कत हो गई तो भी प्रॉब्लम है। धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आपको ये आज का पार्ट फर्स्ट पसंद आया हो। हम आगे भी वीडियोस लाते रहेंगे और आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।